अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ मोबाइल फोन से जो डाटा निकला है, कहा जा रहा है उस डाटे में एहसन शाह का किरदार वाज़िया तौर पर खुलकर सामने आया है। किस तरह का इंसान था, किस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस था और क्या किस तरह के लोगों में इसका उठना बैठना था? अच्छा, जो मोबाइल फोन का डाटा है ना, ये जिस दिन एहसन शाह गिरफ्तार हुआ था ना, तो ये उसी वक्त रिकवर कर लिया गया था। और ये सारा डाटा उन दिनों में कुछ खबरें भी ऐसी पब्लिश हुई थी कि उसके मोबाइल फोन में फौहश वीडियो भी हैं, लड़कियों की वीडियोस भी हैं और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो। लेकिन अगर उन वीडियोस को बुनियाद बनाकर इसको सजा दिलानी थी तो ये उसी वक्त पहले महीने में ही वो तमाम चीजें सामने लाई जानी चाहिए थी और उसके मुताबिक उसके खिलाफ मजीद कार्रवाइयां करनी चाहिए थी। अब 6 माह गुजारने तक उन वीडियोस को संभाल के रखा गया कि वक्त आने पर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अभी मेरी इत्तला के मुताबिक अभी कुछ वीडियोस और ऑडियोज मजीद है, अगले चंद रोज में वो भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि इस केस को अब हजम करना और इस केस को मैनेज करना मुश्किल हो गया। इस वजह से ये जो है ये ऑडियो वीडियो इनके जरिए। अच्छा, मैं लास्ट में एक और चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि यही CIA लाहौर पुलिस है, यही अफसरान है। जब खलीलुर रहमान कमर का वाकया हुआ तो वहां ऑडियो के बजाय वीडियो सबूत मिले और हमने ही पुलिस के आला अफसरान को कहा कि ये आपके पास वीडियो नहीं है, ये नहीं, ये वीडियो आ गई है, अब इसको डालें सबूतों में और बताएं कि जो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं ये भी एक नामहरम औरत के घर गए, उसके साथ दस्त दराजी की और ये इसके ऊपर मुख्तलिफ दफात लगती हैं, तो अब क्यों नहीं लगा रहे? वो कहते तो वाज़िया हो गया ना, जबरदस्ती की गई थी, गन पॉइंट पर मामला हुआ था। नहीं, वो उनका मौकफ है। ये खलीलुर रहमान कमर का अब जो साबित हुआ है वो 3 दफा गए थे, उस रोज का ये वाकया नहीं है। 2 दफा पहले गए थे, उस वक्त रिकॉर्डिंग हो गई थी, तीसरी दफा उन्होंने बुलाया था तो फिर गन पॉइंट पे होता। लेकिन वो तमाम सबूतों को कहा गया कि ये फोरेंसिक कराया जाएगा, लेकिन नहीं कराएगा। यहां मामला यह आता है कि एक ऑडियो पे बेस बनाकर एक बंदे को जेल में से निकाला गया, ठीक है, और उसके बाद ये जो पुलिस मुकाबला जो हो गया है, तो ये इस वजह से ये देखें कि एक ही CIA है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ मावरा अदालत जो वाकयात होते हैं ये क्यों होते हैं, इनके पीछे आखिर इनको रोकथाम, हमारा क्या कानून इतना कमजोर हो चुका है कि इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, इनकी रोकथाम किसने करनी है? अच्छा, इस हवाले से मेरी आला अफसरान से गुफ्तगू हो चुकी, काफी अर्सा पहले भी हम इस पे रिपोर्ट्स बना चुके हैं। क्योंकि आला अफसरान कहते हैं कि जी जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है वो जाली हो या असली हो, उसकी इंक्वायरी जरूर कराई जाती है और वो इंक्वायरी रिपोर्ट उस केस के साथ जरूर लगाई जाती है। आज तक अगर आप समझे कि 10,000 या 7,000 पूरे पंजाब में पुलिस मुकाबले हुए ना, तो सबकी इंक्वायरी कराई गई है। लेकिन उन पुलिस मुकाबलों के बाद किसी भी इंक्वायरी में हमें यह रिपोर्ट नहीं मिली कि इस पुलिस एहलकार ने गलत पुलिस मुकाबला किया है, इस वजह से इसको जो है ना वो सजा मिलेगी। क्योंकि वो हर पुलिस वाकया को जो मैनेज किया जाता है और पूरा उसके हवाले से एक पूरा समझे कि नक्शा बनाया जाता है। नक्शा बनाने के बाद उसका बताया जाता है कि मुलजम यहां खड़ा होगा, पुलिस वाले यहां खड़े होंगे, पुलिस की गाड़ी को यहां से हिट किया जाएगा और यहां पुलिस की गाड़ी को जो है ना वो गोली लगेगी। आपको लगता है पूरा नक्शा बनाने में पुलिस एहलकार मुलविस नहीं होते हैं? नहीं, पुलिस के अलावा और कौन मुलवस हो सकता है? क्योंकि अगर मुजरम के सामने उस वक्त सिर्फ पुलिस होती है, कोई और नहीं होता, शहरी तो होता ही नहीं है, तो इसलिए पुलिस को ही करना होता है। लेकिन मैं एक बात और आपको इस पुलिस मुकाबले के हवाले से बताता चलूं कि जब हमारी पुलिस अफसरान से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम 2 तरह के मुलजमों को, ये ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं लेकिन अवाम की नॉलेज के लिए ये बताना जरूरी है, कहते हैं कि 2 तरह के मुजरमों को नहीं छोड़ा जाता। एक वो जिसने पुलिस एहलकार पे हथियार उठाया और उसने चलाया दिया, ठीक है, उसका तो फैसला कर लिया जाता है कि ये नहीं है। और दूसरे ऐसे मुजरिमों के बारे में मुझे वाज़े तौर पे आला अफसरान ने कहा कि जिन्होंने डकैती या राजधानी के दौरान किसी खातून के साथ ज्यादती की हो ना, जब हमें ये साबित हो जाता है तो हम उसको पार कर देते हैं। इसलिए कुछ मामला में हम कहते हैं कि ठीक है, पुलिस इस हवाले से अगर मुजरिमों को ये डर होता है कि इनके हवाले से कोई सबूत नहीं मिले, ये छूट जाएंगे, तो वो फिर इस तरह के मुजरिमों को इस तरह फारिग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो एहसन शाह का पूरा एक मर्डर हुआ है, इससे पीछे बालाज का मर्डर हुआ है, उससे पीछे टीपू ट्रक्का वाले का मर्डर हुआ, क्या आपको लगता है एज अ क्राइम रिपोर्टर आप इस चीज को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब वो जो आबाओ अजदाद से चली हुई एक दुश्मनी थी वो अब एक गुत्थी सुलझ गई है या अब रुक गई है, या अभी ये कार्रवाई खुदा न ख्वास्ता आगे तक चलती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, ये जो मामला है ना, ये वही मामला हैं जो हाबील और काबील से शुरू हुए। उस वक्त से जो अब ये इनमें फर्क ये आ गया कि इसमें सबसे जो ज्यादा अहम पहलू है ना वो जायदाद और दौलत है। दोनों पार्टियां करोड़पति नहीं अरबपति हैं और दोनों ही अजारादारी कायम करना चाहती हैं। एक आप समझेगा शालमी चौक से लेकर शालमी बाजार तक हो, एक अनारकली से दूसरी तरफ। तो ये जो पार्टियों का आपस में कॉम्बिनेशन है ना, ये कायम रहेगा। इनका जो भी बच्चा आगे आएगा, उनकी तरफ से भी जो बच्चा आगे आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी,
ये मामला चलते रहेंगे, क्योंकि ये जब तक इनमें से एक पार्टी यहां से अपना सारा कुछ ट्रांसफर नहीं कर लेती तो ये जो, मुझे तो नहीं लगता कि अगले 20 साल 30 साल तक भी ये यहीं रहें और ये जो दुश्मनी है ये कायम ना रहे। ठीक है, ये लाहौर की आप ये समझे कि पिछले 20-25 साल से एक सबसे बड़ी दुश्मनी चली आ रही है। ठीक है, इसी दुश्मनी की एक जो समझे खुद रो झाड़ियां थी ना, हाँ। वो हुमायूं गुज्जर, नाजीब भट्ट, वो बोला सुनियारा और फिर इस तरह की एक पूरी लिस्ट है। वो सारे जो थे ना कुछ इस तरह से, फिर इसके अलावा फिर हनीफा बाबा, शफीका बाबा, और फिर जो जितने भी पहले होता था कि एक को पॉलिटिकल जो जमातें हैं ना इनको सरपरस्ती करती थी, लेकिन जब पॉलिटिकल जमातों ने देखा कि ये तो वजीर आला का नाम आ जाता है कि पुलिस मुकाबले वजीर आला ने कराए, तो फिर उन्होंने इसको निचली सतह पे लाने के लिए ये वाला मामला शुरू किया कि 2 पार्टियां बड़ी बन गई, कुछ पार्टियां। अच्छा, एक और चीज अहम है कि ये जब भी ये वाकयात होते हैं, जब इलेक्शन आते हैं ना, तो एक पार्टी हमेशा, एक बड़ी पार्टी पंजाब की के साथ जुड़ जाती है और दूसरी पार्टी जो है दूसरी उसकी महाल पार्टी का, एक पार्टी में नहीं ये रहते, क्योंकि जब एक पार्टी में रहेंगे तो फिर इनको सुलह करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा जो आपको आता होगा कि लाहौर में जो 2 बड़ी पार्टियां इस वक्त हैं, इस वक्त भी ये उनमें से एक जो पार्टी थी एक तरफ थी और दूसरी पार्टी दूसरी तरफ थी। अच्छा, ये एक तो ये सरपरस्ती वाला मामला आ जाता है। उसके बाद जो उसके नीचे जो खुद रो झाड़ियां वो फैलती जाती हैं। अब वो जो बोला सुनियारा, नाजीब भट्ट, हुमायूं गुज्जर, ये जो जितने इनके करिंदे थे आगे ना, वो फिर क्या होता है कि यहाँ के जो बड़े बड़े ताजर है ना उनको फोन करते थे कि आज आपके घर के बाहर छट्टा लगेगा। तो छट्टे से मुराद ये होता था कि रात को उनके गेट पे एक क्लाशनकोव का पूरा ब्रस्ट मारा जाता था। अच्छा, अगले दिन कहा जाता कि छट्टा लग गया, आज आपकी गाड़ी पे छट्टा लगेगा। तो वो बंदा ना गाड़ी बाहर खड़ी करके चला जाता, तो अगले दिन उसकी गाड़ी पे, और तीसरी दफा कहता अब आप पे बाहर रात लगेगा, आप हमें इतने लाख रुपया फलां जगह पहुंचा दे। और हमें बहुत सारे ताजरों के हमने इंटरव्यू किए जिन्होंने बकायदा वो भत्ता दिया और उसके बाद अपनी जान छुड़ाई। अब ये पैसा बाद में जाता कहां था? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि भत्ताखोरी का पैसा कहां जाता? अच्छा, वो मैंने जो है ना बहुत सारे जो है ना उनके इंटरव्यू भी किए, जो बाद में ये क्रिमिनल छट्टा लगाने वाले और ये करने वाले, उनके इंटरव्यू भी किए। असलम बस्सा एक होता था, उसके साथ मैंने 1 घंटे का इंटरव्यू, उसमें पूरी तरतीब से बताया। उसने कहा जो छट्टा लगाने जाते 2 नौजवान जाते थे, उनको हम 10-10 हजार रुपया देते थे। अच्छा, ये किराए के कोई गुंडे उनके आगे, यानी वो होता है नए नए नौजवान है, उनको क्लाशनकोव चलाने का शौक है और वो साथ में चर्च पीते हैं, तो वो 10 कहता वो चले जाते। जब अगले दिन गाड़ी पे छट्टा लगाना होता था वो थोड़ा बड़ा काम होता था, उसके लिए हम 20 से 25 हजार देते थे। लेकिन जिस दिन शूटर ने कत्ल करना होता ना उसका रेट 1 लाख से 2 लाख होता था। ये मैं काफी अर्सा पहले की आपको बात बता रहा हूं, अब तो रेट और बढ़ गया। तो फिर जब कहते हैं उसके बाद जब 10 लाख आता था एक ताजा से या 20 लाख आता था, तो उसकी डिवीजन होती थी कि ये इतना हिस्सा इसको जाना है, इतना हिस्सा इसको जाना है, और फिर ये इनके जो बड़े सरदार है ना जो उन तक इसका हिस्सा जाता था। तो ये इसीलिए ये प्लांट किए जाते थे। और फिर उन्हीं वाकयात में ये वाकया होता था, कभी कभार होता कि लाहौर का कोई बड़ा ताजर कत्ल हो जाता था, तो फिर पूरी लाहौर पुलिस इकट्ठी होती थी, कहते अब ये वाली जो 3 झाड़ियां ना इनको हमें काटना पड़ेगा। यानी सरपरस्ती उन्हीं की है, वो जो बरगद के दरख्त हैं, और उनके नीचे जो झाड़ियां होती थी उन कहते थे कि ये जो बुशेस है ना इनको हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से ये पूरी मुल्क में ना खबरें चल गई। फिर वो 3-4 को ना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता इसी तरीके से। सर, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, टर्म इस्तेमाल की पुलिस मुकाबला, जो इस केस में एहसन शाह और बालाज के केस में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, अंडर डिस्कशन है। मैं जानना चाहूंगी जाली पुलिस मुकाबला जब साबित हो जाता है कि जाली पुलिस मुकाबला है, तो फिर उसको क्यों दरगुजर किया जाता है, क्या कर सकते हैं? असल में बात यही है ना कि पुलिस मुकाबले 2 तरह के होते हैं। एक असली पुलिस मुकाबला, असली पुलिस मुकाबला जब होता है ना तो सबको पता चल जाता है, कोई ना लेफ्ट साइड वाली सड़क ब्लॉक होती है ना राइट साइड वाली। मुजरम आते हैं, हमारे ये डोलफिन के जवानों ने बड़ी शहादतें दी हैं, हमारे एलीट फोर्स के जवानों ने बड़ी शहादतें दी हैं, वो बड़ाए राज डट जाते हैं। और फिर ऐसा मुकाबला देख के हमारा दिल भी बड़ा खुश होता है एज ए जर्नलिस्ट कि हम कहते हैं कि ये फोर्स है हमारे मुल्क की, ये हमारी पंजाब पुलिस है जिसने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। उन्होंने मौके पे अगर खवातीन से ज्यादती की तो मौके पे उनको पकड़ा है और उनके साथ मुकाबला करते उनको मार दिया है। तो फिर इस तरह के वाक़यात पे हमारा भी सर बुलंद होता है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि एक मुजरिम को दोनों हथकड़ियां लगी हुई हैं, वो बेचारा भाग भी नहीं सकता, और बाद में मैं आपको बताऊं लाहौर के 2-3 ऐसे पुलिस मुकाबले के जो मास्टर थे ना, नवीद सईद हो गया और भी इस तरह के हैं, तो इनके साथ हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू होती तो वो बताते थे कि फलां जो बड़ा नाम बड़ा जिसका था, तो जब हम उसको पुलिस में मुकाबले मारने लगे तो वो रोने लग गया। अच्छा, उसने कहा कि मुझे ना मारे, मैं आपको हर चीज दे दूंगा। तो हमने फिर एक कांस्टेबल होता था इसमें एक जिसको कहते थे जिप बनाता था। जिप बनाने से ये मुराद था कि वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सर से पांव तक
गोलियां चलाता था कि पूरी बंदे के जिस्म पे जिप बन जाती थी। तो उसको ना कहा जाता ये पुलिस मुकाबले का ना एक मास्टर कांस्टेबल जिसको आगे किया जाता था। तो इस तरह के भी यहाँ रहे हुए हैं। तो वो फिर हम जब ये सुनते तो हमें अफसोस होता है कि ये मुजरम तो हैं, लेकिन ये कोई जानवर तो नहीं है, इंसान भी तो है। जैसे हमने एहसन शाह की वालदा की वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे बेटे को दरिंदगी का निशाना बनाया गया पुलिस की हिरासत में होते हुए, ऐसे किसी मुजरिम को भी नहीं मारा जाना चाहिए और मुजरिम को भी सजा सुनानी चाहिए। तो इस बारे में क्या कहते हैं कि मतलब मुलजिम है लेकिन उस मुलजिम के साथ इतनी दरिंदगी? देखें, मैं वही तो कह रहा हूं कि इंसान एक मुजरम होता है और मुजरम जो है वो भी एक इंसान भी होता है। और हमारे इस्लाम में भी और हमारे आयन में भी ये कहा गया है कि जो भी मुजरम पकड़ा जाए उसको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, और उसको फिर भी अगर पता चल भी रहा है, पुलिस को गवाह मौजूद भी हैं, तो पुलिस उसका इंसाफ मौके पे नहीं कर सकती। उसके गवाह दलाइल देंगे अदालत में और अदलिया उसका फैसला करेगी, और अदलिया के मराहल रखे गए हैं। जूनियर जो अदलिया वो पहला केस का फैसला करती है, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील जाती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील जाती है, उसके बाद फाइनल होता है कि सदर के पास अपील जाती है। वहां से भी अगर वो सदर मुमलिकत उसकी फांसी की सजा रखे, कैरी ऑन रखें, तो उसको सजाए मौत दे दी जाती है। ये एक पूरा सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम की मौजूदगी में अगर आप एक पैरेलल सिस्टम करेंगे तो वो सिस्टम मुल्क का नहीं है। ठीक है, तो वो ना मुल्क का है, ना आइन का है, ना इस्लाम का है। तो वो जो पैरेलल सिस्टम है ना, वो नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना इतराज है कि जो भी मुल्ज़िम है आप उसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाएं कि वो अदालत से छूट ना सके और उसको करार वाकई सजा मिले। ठीक है सर, वाइंड अप पर आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक आपने मैसेज अभी दिया कि अदालत कोई एक ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा कोई मेथड इंट्रोड्यूस करवाए जिससे मुलजिम को सजा मिले और इस तरह के पुलिस मुकाबलों से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि जहां हम मुलजिम की बात कर रहे हैं वहां हमारे पुलिस अफसरान भी हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमारे डॉल्फिन पुलिस में जो नौजवान हैं वो हमारे मुल्क का एक बड़ा असासा है, जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, कानून को आगे रखते हैं, सरे फहरिस्त रखते हैं। लेकिन वाइंड अप पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्राइम रिपोर्टर होने की हैसियत से आपका एक एक्सपीरियंस है, एक एक्सपोजर है, थाना कल्चर को आप जितना करीब से जानते हैं शायद ही कोई जानता हो। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ये जो अभी 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए ना, ये भी हमारे भाई हैं। इनकी जब जाने गई तो हमें बड़ा दुख हुआ है कि इनको किस तरीके से, इसमें क्या है कि आला अफसरान की गफलत थी और हमारी जो हुक्मरान है उनकी भी गफलत थी, लेकिन 12 हमारे भाई शहीद हो गए। तो डाकुओं ने की, अब ऐसे डाकुओं का मुकाबला किया जाना चाहिए, ऐसे डाकुओं को मौके पे हलाक कर देना चाहिए। इसके लिए हम अपने दिलो जान के साथ अपनी पुलिस और फोर्सेस के साथ हैं। लेकिन जब एक बंदा मुजरम के तौर पे पकड़ा जाए तो उसके हवाले से तमाम शवाहद भी इकट्ठे कर लिए जाएं, तो उसके बाद उसको अदालत अदलिया के हवाले करना चाहिए और अदलिया के हवाले करके उसका फैसला जो है ना इंतजार करना चाहिए, ताकि अदलिया उसके हवाले से क्या फैसला देती है। और इसी में कानून की हुक्मरानी है। अगर हम जगह जगह पे अपनी अदलिया लगाना शुरू कर देंगे तो मुल्क में अफरा तफरी अनारकी पैदा होगी और जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं। अब देखें ना, ये पुलिस मुकाबला तो हुआ है, एहसन शाह की हलाकत हुई है, उसकी बीवी की ऑडियो लीक भी आ गई है, उसकी वालदा का बयान भी आ गया है, लेकिन ये सारा बयान पढ़ के आप नीचे इनकी वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ें, आपको आप पब्लिक के ख्यालात का पता चलता है। अगर 50% ने ये लिखा ना कि एहसन शाह गद्दार था, एहसन शाह गलत था, उसकी हलाकत बिल्कुल दुरुस्त हुई है, तो उसके साथ साथ कुछ 50% ने ये भी लिख दिया है कि पुलिस को ये मावरा अदालत इस तरह के कामों से इज्तनाब करना चाहिए, बजाय इसके इसको अदलिया में इनको फांसी की सजा दिलाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए थी। तो हम क्योंकि जब तक जर्नलिस्ट के तौर पे हम मौजूद हैं, हम कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये शहादतें दे रही हैं, उनको हम सलूट पेश करते हैं। लेकिन कुछ वाकयात में जो इस तरह के वाकयात होते हैं उसकी कम अज़ कम ये कर लिया जाए कि इंक्वायरी कर ली जाए। अब इस वाकया का थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया जहां पुलिस अफसरान शहीद होते हैं तो हम ठीक है उनकी न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है, लेकिन पुलिस की निस्बत जब आर्मी अफसरान जो कि हमारे लिए बाइसे इज्जत हैं, हमारा फ़ख्र है हमारे मुल्क का, वो जब शहीद होते हैं तो उनकी फैमिली का पूरी ज़िंदगी के लिए ख्याल किया जाता है। क्या पुलिस अफसरान के फैमिली का भी, शोहदा की फैमिली का भी इसी तरह से ख्याल किया जाता है? क्या कहेंगे? अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि हमारा आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मुलाकात होती रहती है, हम ये सारी हमारे तक रिपोर्टें पहुंच जाती हैं। इनके आने के बाद ये हुआ है कि जो पुलिस एहलकार शहीद होते हैं ना,
उनको तो वो तकरीबन 1 करोड़ तक की ग्रांट्स उनकी फैमिली के लिए है। लेकिन उसके अलावा इन्होंने ये किया है कि शोहदा के जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे जो हैं, उनको यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए स्पेशल जो है ना वो फंड्स दिए जाते हैं, जिनको उनको समझ लेके स्कॉलरशिप दी जाती है। और अगर उनका कोई भाई ऐसा मौजूद है जिसका जो दूसरी यानी कद और इस एजुकेशन के बारे में बेटा मौजूद है, उसको नौकरी दी जाती है, उसकी बेवा को भी मुलाजमत दी गई। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी बेवा को, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को भी दी गई। और सबसे अहम बात एक जो मुझे अब बड़ी अच्छी लगी आईजी साहब के आने के बाद, वो ये है कि जहां भी डिस्ट्रिक्ट में किसी ऐसे शहीद पुलिस एहलकार की बेटी की शादी होती है तो वहां का डीपीओ जाता है और उस बच्ची के सर पर हाथ देते हैं और उसके बाद वो उनको जहेज में बहुत सारा सामान देते हैं, पैसे देते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, जिससे वो जो बच्ची है, एक तो ये है कि उसको मैंने ऐसी भी शादियों का हमने रिपोर्टिंग की है कि जिसमें शादी के आगे जो है बाकायदा वो डॉल्फिन की जो है ना वो मोटरसाइकिल लगाई गई हैं, प्रोटोकॉल गाड़ियां लगाई गई हैं और उस बच्ची को ऐसे विदा किया गया कि जैसे उसने कहा कि आज आपके वालिद साहब अगर जिंदा नहीं है तो फिक्र ना करें, आईजी आपके वालिद के तौर पर मौजूद है, डीपीओ आपके वालिद के तौर पर मौजूद है। शोहदा को हमारे मुल्क में भी, पंजाब में भी अब बहुत कदर से देखा जाता है और अब तो हर अफसर, हमने ये सुना है, कहते हैं कि जो शोहदा है वो हमारे माथे का झूमर है और ये मैंने हर अफसर के मुंह से सुना है। इस हवाले से ये बेहतर। वेरी वेल सेड सर। अगर ऐसा होता है जो कि सुनने में भी आया और आप भी बता रहे हैं तो यकीनन होता होगा, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि पुलिस अफसरान भी हमारे मुल्क का एक बड़ा असासा है और हमारी बड़ी हिफाजत करते हैं, रखवाली करते हैं कि जहां पाक आर्मी बॉर्डर्स पर रखवाली कर रही है अपने पाकिस्तानियों की, अपने मुल्क की, वहीं पुलिस अफसरान, हमारी डॉल्फिन पुलिस के जो एहलकार हैं, वो पूरे मुल्क में गश्त करते हुए हमारा ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं। अच्छा, वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं और जानना चाहूंगी कि क्या ये एहसन शाह का जो केस है ये वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है? फाइनल हमारे पास 2 मिनट्स बाकी हैं, क्या एहसन शाह का केस वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है या अभी इसमें और बहुत सारे इंकशाफात होंगे? देखें, जैसे कि अगर माजी की मिसालें देखी जाए तो एहसन शाह का केस इस हवाले से तो वाइंड अप ही हो रहा है। देखें, अगर ये इसकी पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद जो सबसे बड़ा सबूत पेश किया गया वो ये आरडीओ पेश की गई है। आरडीओ में यही कहा गया कि उसका वो प्लानिंग कर रहा था शकील भट्ट को, जो सब इंस्पेक्टर, उसको कत्ल करने। लेकिन मैं हैरान हूं कि शकील भट्ट एक सब इंस्पेक्टर है। अगर एक सब इंस्पेक्टर को हलाकत करने के हवाले से एक आरडीओ आई है तो पूरा ये डिसीजन लेने के लिए आला अफसरान को भी शामिल होना पड़ता है। तो एक कैसे आला तमाम अफसरान ने इस पर रजामंदी इजहार की कि शकील भट्ट ही जाएगा, उसको लाएगा, शकील भट्ट की ही मौजूदगी में पुलिस मुकाबला होगा और फिर अगले दिन शकील भट्ट ही जो है ना वो एफआईआर का मुद्दई बनेगा और आरडीओ का जो मुद्दई भी वो शकील भट्ट ही बनेगा। तो ये एक सब इंस्पेक्टर को इतना एज दे के इसको किया गया, तो इसका मतलब है कि आशीर्वाद तो सब तरह से मौजूद है, लिहाजा ये केस कुछ अर्सा चलेगा, उसके बाद वाइंड अप हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपका।